स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 51 राज का इन्वेस्टिगेशन। अब आगे। जब सब उन दोनों पर हंस रहे थे तब वीना जी राज के कान के पास जाकर कहती हैं, बेटा आते वक्त मेरा देख लेते तो अच्छा था। इस पर राज कहता है, इसका क्या मतलब बड़ी माँ? तब वीना जी अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके उसे देखती हैं और कहती हैं, खुद ही देख लो। तब राज कैमरा में देखता है तो वो झेंप जाता है और वो अपना सिर नीचे कर लेता है क्योंकि काजल की लिपस्टिक का निशान उसके होठों पर था। और इधर काजल की माँ भी काजल से कहती हैं, बेटा कम से कम ये सब करो तो आने से पहले एक बार मेरा भी देख लिया करो। तब काजल कहती, आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब वो कहती हैं, राज को जरा ध्यान से देखो। तो काजल देखती है तो वो शर्मा कर वहां से चली जाती है। ये देखकर सभी जोर से हंसने लगते हैं। फिर सब लोग उसके बाद अपना खाना खत्म करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो दीप्ति जी काजल को आवाज लगाती है तो काजल वहां आती है मगर अपना सिर नीचे झुकाकर रखती है। तब उसके पास मालती और वीना जी आती हैं और कहती हैं, बेटा अब हम सब जा रहे हैं और हाँ तुम आती रहना, हमें अच्छा लगेगा। तब काजल कहती है, जी आंटी। तब मालती जी कहती हैं, बेटा अब आंटी कहना बंद करो, अब तुम मुझे माँ कह सकती हो। तो वो कहती है, जी आंटी मेरा मतलब जी माँ, मैं वहां आती रहूंगी। फिर रंजीत जी महेश जी से कहते हैं, अंकल मैं आपको सगाई की डेट निकलवा कर आपको बताता हूँ। और फिर सब एक दूसरे को बाय कहकर वहां से निकल जाते हैं। इधर काजल के घर में सब लोग सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं मगर अशोक सेन अपने स्टडी रूम में जाते हैं और वो अपने असिस्टेंट को फोन करके कहते हैं, मुझे राजवीर के बारे में कुछ पता चला है, तुम पता करो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5 साल पहले कोई इंडियन को बिजनेस मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल मिला है और कौन है वो। तब उधर से वो कहता है, जी सर कलम तक आपको बताता हूँ। ये सुनकर अशोक जी फोन रख देते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। और इधर राज भी अपने घर आ जाता है। तब वो रंजीत जी को साइड में ले जाकर कहता है कि आपने शादी का क्या किया है। इस पर वो कहते हैं, फिलहाल मैंने तुम्हें 1 साल तक शादी से बचा लिया है, अभी के लिए सिर्फ सगाई होगी और तुम तब तक सारा झमेला समेट लेना। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर राज भी अंदर आता है। तब शनाया उसके पास आकर कहती है, भाई वैसे आपकी आंखें ठीक है ना? तब राज कहता है, क्या हुआ है मेरी आंखों को? फिर उसे समझ में आता है कि शनाया क्या कह रही है और वो उसे मारने के लिए दौड़ता है मगर शनाया उससे पहले ही अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और राज बेचारा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होकर सोने के लिए जाता है। तब उसके फोन पर जेवियर का फोन आता है। तब राज उठा लेता है। तब उधर से जेवियर कहता है, बॉस हमने पता लगाया है ईगल गैंग के बारे में, उसका मेन अड्डा मियामी को एक आइलैंड पर है, मैं उसका लोकेशन आपको भेज रहा हूँ। और उसके बॉस का नाम थॉमस है, वो ठीक 2 दिन बाद अपने अड्डे पर अपने आदमियों के साथ किसी काम को लेकर मीटिंग करने वाला है और यही वक्त है उस पर हमला करने की, आप कहो तो हम तैयारी करें। इस पर राज कहता है, नहीं तुम बस और बाकी गैंग के बारे में पता करो, बाकी मैं इसे देख लूंगा। और फिर फोन रख देता है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉयर टीम के कमांडर पांडियन को फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं और तुम अपनी टीम को तैयार करो, ठीक 2 दिन बाद हम उस गैंग का सफाया करेंगे। इतना कहकर वो फोन रख देता है और जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह वो उठकर अपना डेली रूटीन करता है और फिर वो तैयार हो जाता है और शनाया के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता है। जब वो अपने क्लास की ओर बढ़ रहा था तब उसका फोन बजता है। ये फोन उसे विक्रांत ने किया था। ये देखकर वो शनाया को आगे जाने को कहता है और वो वहां से एकांत जगह जाकर फोन उठाता है। तो उधर से विक्रांत कहता है, बॉस किसी ने आपकी आइडेंटिटी आईडी जानने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आदमी भेजे थे और वो आपको वहां के डाटाबेस में ढूंढ रहा था, पर सही समय हमारे लोगों ने उसे कोई भी डिटेल्स नहीं हाथ लगने दिया। तब राज कहता है, पता चला कि किसके आदमी थे? तब वो कहता है, बॉस वो अशोक सेन के आदमी थे। तब राज कहता है, ठीक है तुम बाकी पता करो कि मेरे डैड की लैब कहाँ है। इतना कहकर फोन रख देता है। फिर वो राघवन को फोन करके कहता है, तुम अशोक सेन से कहो कि एम्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन वापस आ गए हैं और वो आज शाम को अपने होटल में मिलना चाहते हैं। तब राघवन कहता है, जी बॉस। फिर राज फोन रख देता है और अपने क्लास में चला जाता है। इधर राघवन तुरंत अशोक जी को फोन करता है और फोन उठने पर कहता है, सर चेयरमैन वापस आ गए हैं और वो आपसे आज शाम 7 बजे अपने होटल में मिलने को कहा है। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और राघवन से कहते हैं, ठीक है उनसे कहना हम आ जाएंगे, और फोन रख देते हैं। फिर वो ऑफिस का कुछ काम करके अपने असिस्टेंट से कहते हैं, आज का जो भी काम है उसे आज कैंसिल कर दो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। इतना बोल वो घर के लिए निकल गए और असिस्टेंट सब उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है। इधर कुछ समय बाद वो अपने घर पर आते हैं और वो अपने पिता से कहते हैं, पता है डैड, आज मुझे एम्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने मिलने बुलाया है। इस पर महेश जी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है और तुम जाओ तो ये जरूर पूछना कि वो काजल की इतनी हेल्प क्यों करते हैं। इस पर अशोक जी कहते हैं, जी डैड। इतना बोल वो अपने कमरे में चले गए। इधर कॉलेज में अब तक छुट्टी हो गई थी तो शनाया और राज अपने घर के लिए निकल रहे थे। राज आदित्य से बात करते हुए शनाया से थोड़ा आगे निकल आया था।
इधर शनाया जा ही रही थी कि उसके पीछे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। ये सुनकर शनाया पीछे देखती है और कहती है, जी सर, ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर आलोकनाथ थे। तब वो शनाया के पास आकर उसे उसका पानी का बोतल देते हुए कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे बैग से गिर गया था। तब शनाया उन्हें थैंक यू कहती है। तब आलोकनाथ कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो शनाया कहती है, जी सर, मेरा नाम शनाया सिंह है। फिर वो सर को बाय कहकर चली जाती है और आलोकनाथ बस थोड़ा रहस्यमयी मुस्कान देता है। आखिर क्या चल रहा है प्रोफेसर के दिमाग में और क्या कहना चाहता है राज अशोक सेन से, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। 52 चेयरमैन और अशोक सेन आमने सामने। अब आगे राज और शनाया घर पहुंचते हैं। उसके बाद वो तैयार होकर होटल के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वो एम्स होटल पहुंच जाता है जहां हितेश उसका इंतजार कर रहा था। फिर हितेश उसे एक प्राइवेट एरिया में ले जाता है। अब तक अशोक सेन भी वहां पहुंच चुके थे, उनके साथ राघवन भी था। राघवन उन्हें लेकर एक प्राइवेट रूम में ले जाकर बैठने को कहता है। फिर वो वहां से जाकर मैनेजर को उस रूम में खाने पीने का सामान देने को कहता है। उसके बाद वो प्राइवेट एरिया की तरफ चला जाता है जहां राज था। वहां जाकर कहता है, वो आ गए हैं और मैंने उन्हें एक प्राइवेट रूम में बैठा दिया है। तब राज अपने चेहरे पर मास्क मुखौटा लगाकर वहां के लिए निकल जाता है और उसके पीछे पीछे हितेश और राघवन भी। इधर अशोक जी वहां रखी चीजें को देख रहे थे मगर खा नहीं रहे थे। तभी गेट खुलने की आवाज आती है तो अशोक जी उस तरफ देखते हैं जहां से हितेश और राघवन आ रहे थे और उसके पीछे एक मास्क पहने आदमी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि यही चेयरमैन है, इसलिए वो अपनी चेयर पर से उठ जाते हैं। ये देखकर राज अपनी आवाज को थोड़ा भारी करके कहता है, बैठ जाए मिस्टर सेन, ये करने की जरूरत नहीं है। तब अशोक जी बैठ जाते हैं। वो थोड़ा नर्वस भी हो रहे थे। फिर राज उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, आपने कुछ खाया नहीं क्या? ये अच्छा नहीं है। तब अशोक जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है मिस्टर चेयरमैन, बस अकेले खाने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तब राज हितेश को कुछ इशारा करता है। तब हितेश अशोक जी के लिए ड्रिंक बनाता है और अपने लिए भी। उसके बाद राज कहता है, माफ करिएगा मिस्टर सेन, मैं अभी आपके साथ चेयर्स नहीं कर पाऊंगा मगर हम जल्द ही मिलेंगे तब जरूर करूंगा, इसलिए मैंने हितेश को आपका साथ देने को कहा है। तब अशोक जी कहते हैं, कोई बात नहीं चेयरमैन, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तब हितेश और अशोक जी दोनों वाइन की एक एक पैग लेते हैं। उसके बाद राज कहता है, आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? तब अशोक जी कहते हैं, मिलने के तो बहुत कारण हैं पर सबसे पहले आपने जो मेरी बेटी के लिए किया उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया और मैं हमेशा ये याद रखूंगा और आपसे वादा करता हूं कि अगर भविष्य में आपको मेरी किसी भी वक्त जरूरत पड़ी तो मैं मदद जरूर करूंगा। तब राज कहता है, ठीक है मिस्टर सेन, मैं ये याद रखूंगा। फिर अशोक जी कहते हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तब राज कहता है, जरूर, हम यहाँ सवालों के जवाब के लिए ही तो आए हैं। तब अशोक जी कहते हैं, मेरी बेटी की हेल्प करने की कोई खास वजह? इस पर राज कहता है, वजह बहुत ही खास है मिस्टर सेन, ये मैं किसी के वादे के लिए कर रहा हूं। तब वो कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब राज कहता है, किसी ने मुझे काजल सेन को जिंदगी भर के लिए हिफाजत का वादा लिया है और मैं उस इंसान की ख्वाहिश को मना नहीं कर सकता। तब वो कहते हैं, और वो है कौन? तब राज कहता है, वो आपका बेटा है, उसने मेरी जिंदगी बचाई थी, उसके बदले उसने अपनी बहन की सुरक्षा मांगी जो मैंने उसे दी। तब वो कहते हैं, चेयरमैन, मैं इतना समझदार तो हूं ही कि मैं ये समझ सकूं कि वजह सिर्फ इतनी तो नहीं हो सकती। तब राज कहता है, जी बिल्कुल आपने सही समझा, इसका दूसरा पहलू भी है मगर अभी वो बताने का समय नहीं आया है। जब अगली बार हम आमने सामने होंगे तब आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद राज कहता है, और कोई कारण मुझसे मिलने का? तब वो कहते हैं, जी मैं आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं। इस पर राज कहता है, ये तो मैं तय नहीं कर सकता हूं कि आप काम कर सकते हैं या नहीं, मैंने ये अधिकार हितेश को दिया है और जहां तक मैं समझता हूं कि मेरी कंपनी में जो लायक होगा, जिसका प्रपोजल सबको पसंद आएगा, वही साथ में काम कर सकता है, इसलिए आप अपना बेस्ट दे तो हम आपके साथ काम कर सकते हैं। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद अशोक जी कहते हैं, क्या आप किसी राजवीर को जानते हैं? इस पर राज कहता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब दिए नहीं जाते हैं, उस सवाल का जवाब वक्त अपने आप दे देता है। तब वो कहते हैं, लेकिन आप ये मास्क लगाकर क्यों आए हैं? तो राज कहता है, क्योंकि मैंने अभी तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया है और मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूं, पर जल्द ही आपसे बिना मास्क पहने मिलूंगा। फिर वो कहता है, और कुछ पूछना चाहते हैं? तब वो कहते हैं, नहीं बस हो गया। तब राज कहता है, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तब वो कहते हैं, जी पूछिए। तब राज कहता है, आपने मेरे बारे में छानबीन क्यों कर रहे हैं? तब वो कहते हैं, जब मुझे पता चला कि आप हमारी बेटी के लिए इतना कर रहे हैं तो बस मैं जानना चाहता था। तब राज कहता है, अब तो आपने जान लिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अब ये बंद कर दें। तब वो कहते हैं, जी अब जब मुझे पता चल ही गया तो अब कुछ नहीं रहा जानने को। तब राज फिर कहता है, आपने अपनी बेटी के लिए राजवीर को चुना है? तब वो कहते हैं, मैंने नहीं, काजल ने राज को पसंद किया है। तब राज कहता है, लेकिन आप उसके बारे में छानबीन क्यों कर रहे हैं? तब वो कहते हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, उससे तो मुझे जानने का हक है।
तब राज कहता है जी बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, उसकी पहचान जानने के चक्कर में आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और जो जैसा है वो चलने दें। ये सुनकर अशोक जी थोड़ा डर जाते हैं, जो राज समझ जाता है और कहता आप टेंशन ना लें, अगर उसकी पहचान से आप दूर हैं तो सुरक्षित हैं, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तब वो हाँ कहते हैं। फिर राज कहता है एक आखिरी सवाल, क्या आप किसी जयवीर सिंह नाम के आदमी के बारे में कुछ जानते हैं? तब अशोक जी ये नाम सुनकर कहते हैं ये नाम कहीं सुना सा लग रहा है। फिर वो कुछ देर याद करने के बाद कहते हैं हाँ याद आया, ये नाम मैंने अपने डैड से बहुत बार सुना है, क्योंकि सालों पहले ये किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के हिस्सा थे, मगर मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि उस समय मैं कंपनी में काम नहीं करता था। ये कम से कम आज 30 साल पहले की बात है। तब राज कहता है क्या मैं आपके डैड से इस बारे में बात कर सकता हूं? तब वो कहते हैं माफ करिएगा, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये तो मेरे डैड ही बता पाएंगे। तब राज कहता है ठीक है, आप अपने डैड से बात करके राघवन को बता दीजिएगा। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है मुझे खुशी होगी अगर आप डिनर करके जाएंगे, और हाँ आप चिंता मत कीजिए, आपका साथ हितेश और अभय देंगे। तभी अभय कमरे में दाखिल होता है और राज को ग्रीट करता है। फिर राज अभय से कहता है तुम अपने डैड के साथ डिनर कर लो। फिर इतना बोल वो वहां से चला जाता है। क्या महेश सेन मिलने के लिए तैयार होंगे राज से? क्या राज को पता चल पाएगा अपने पिता के बारे में? जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी कहानी प्रस्तुत कर सकें। 53 राज मियामी के लिए निकला। अब आगे। होटल से निकलकर राज अपने घर आ जाता है। अब तक 9 बज चुके थे। जब वो वहां आता है तो रंजीत जी उसे बाहर गार्डन में बैठे दिखते हैं, तो वो उनके पास जाता है। तब रंजीत जी कहते हैं कैसा रहा? तब वो कहता है अंकल डैड सेम ग्रुप में पहले काम करते थे, ये तो पता चला है, बस एक बार महेश दादाजी हमसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं तब कुछ और पता चलेगा। तब रंजीत जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ रही है, बस उनसे मिलने की कोशिश करो। फिर राज कहता है अंकल मुझे आपसे एक मदद चाहिए। तब वो कहते हैं कैसी मदद? तब वो कहता है मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है, आप घर में कोई बहाना मारकर मुझे जाने का उपाय कीजिए। तब रंजीत जी कहते हैं मगर कहाँ जाना है? तब वो कहता है मायामी। तब रंजीत जी कहते हैं मगर वहाँ क्यों? तब राज कहता है मुझे पापा की मौत का बदला लेना है और मुझे पता चला है कि ये काम ईगल गैंग ने करवाई थी और कल रात में वो लोग सभी वहाँ हो गए, इसलिए मैं कल ही उन पर हमला करूंगा और सभी को एक साथ खत्म। तब रंजीत कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी के काम के बहाने भेजने की बात करता हूं। फिर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहां सभी लोग बैठे थे। जब राज आता है तो मालती जी कहती हैं कहाँ थे इतनी देर से? तब रंजीत जी कहते हैं मैंने इसे काम से भेजा था। तब वीना जी कहती हैं आप मेरे बच्चे को आराम भी करने नहीं देते हैं। तब वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मेरी कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट काम रह गया है जो अभी बाकी है। तब वीना जी कहती हैं तो आप करिए, मेरे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? तब वो कहते हैं ये क्या बात हुई, मैं तो इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। फिर वो कहते हैं असल में राज को कंपनी के काम से 3 दिन के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। ये सुनकर मालती जी कहती हैं आप भी तो जा सकते हैं भाई साहब। तब वो कहते हैं मैं जरूर जाता, मगर कल विदेशी कंपनियों से कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने राज को वहां जाने को कह रहा हूं, मगर ये मना कर रहा है, कह रहा है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर वीना जी और मालती जी राज को देखकर कहती है बेटा अगर अंकल कह रहे हैं तो तुम जाते क्यों नहीं? तब राज कहता है मुझे आप दोनों को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। तब मालती जी कहती हैं बेटा ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, तो तुम जा सकते हो, हम सबको बुरा नहीं लगेगा। तब राज कहता है जैसा आप लोग कहें। तब वीना जी कहती हैं वैसे निकलना कब है? तब रंजीत जी कहते हैं कल सुबह। उसके बाद वो कहती हैं ठीक है चलो बातें बहुत हो गई, अब डिनर करते हैं। तब राज कहता है छोटी कहाँ है? तो वो कहती हैं कि वो अपने कमरे में है। तब राज शनाया को बुलाने उसके कमरे में जाता है जहां शनाया अपने सिर को पकड़कर बैठी थी। ये देखकर राज कहता है क्या बात है छोटी, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? ये सुनकर शनाया कहती है जी भाई, मगर पता नहीं हल्का सा दर्द कर रहा है। तब राज कहता है अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। तब शनाया कहती है नहीं भाई मैं ठीक हूं, चलिए बाहर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। फिर वो दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। उसके बाद सभी लोग डिनर करके अपने कमरों में चले जाते हैं। अगली सुबह राज सुबह 6 बजे तैयार होकर नीचे आता है तो वो मालती जी और वीना जी को मंदिर में पूजा करते देखता है, तो वो उनके पास जाकर बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद पूजा खत्म होती है तो वीना जी उसे आरती देती हैं। तब राज वो लेकर उनके पैर को छूकर कहता है माँ मेरे जाने का समय हो गया है, तो अब मैं निकलता हूँ। तब मालती जी कहती हैं बेटा आराम से जाना और हाँ समय पर खाना और सोना। तब वीना जी भी कहती हैं ज्यादा परेशान मत होना, अगर ना समझ में आए तो पापा से पूछ लेना। तब राज कहता है आप दोनों परेशान मत हो, मैं बिल्कुल आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। फिर वो दोनों को बाय कहकर बाहर चला जाता है जहां रंजीत जी उसे मिलते हैं और वो कहते हैं उन लोगों का नामो निशान मिटा देना बेटा, और हाँ सही सलामत वापस आना। तब राज कहता है जी डैड आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सही सलामत आऊंगा। फिर वो दोनों गेट के पास आते हैं और राज गाड़ी में बैठकर चला जाता है।
कुछ समय बाद वो एयरपोर्ट पर आता है जहां पांडियन उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो सभी एक प्राइवेट जेट से मायामी के लिए निकल जाते हैं। जब प्लेन टेक ऑफ कर लेता है तब राज कहता है सारा इंतजाम हो गया। तब पांडियन कहता है जी सर, सब हो गया है, हम लोग वहां लैंड करते ही उसके अड्डे के लिए निकलेंगे। मैंने कुछ लोगों को वहां नजर रखने के लिए भेजा है और कुछ लोग हमारे साथ बोट शिप से चलेंगे और रहा हम उस आइलैंड के नजदीक बोट से नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम सब कुछ दूर पहले ही उतर जाएंगे और उसके बाद हम सब तैरते हुए जाएंगे। तब राज कहता है ठीक है। उसके बाद पांडियन कहता है हम लोग कल इसी समय पहुंचेंगे, इसलिए आप आराम कीजिए। तो राज प्राइवेट केबिन में आराम करने चला जाता है और वहां वो आराम करने लगता है। इधर काजल के घर में अशोक जी सुबह उठकर तैयार होकर बैठे थे। तब महेश जी वहां आते हैं तो अशोक कहते हैं डैड, मिस्टर चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। तब वो कहते हैं मुझसे क्यों? तब वो कहते हैं उन्हें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। तब वो कहते हैं कैसी जानकारी? इस पर अशोक कहते हैं उन्हें किसी जयवीर नाम के इंसान के बारे में जानना है। ये सुनकर महेश जी दंग रह जाते हैं और कहते हैं मगर उनको जयवीर के बारे में क्यों जानना है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तब अशोक जी कहते हैं मुझे नहीं पता, ये तो वही बता सकते हैं। तब महेश जी कुछ सोचते हुए कहते हैं ठीक है, तुम उनसे कह देना कि मैं तैयार हूं। ये सुनकर अशोक जी चौंक जाते हैं क्योंकि महेश जी इतनी आसानी से किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर अशोक जी बाहर आते हैं तो राघवन उन्हें वहीं मिल जाता है। तो वो कहते हैं चेयरमैन से कह देना कि मेरे डैड मिलने के लिए तैयार हैं। तो राघवन कहता है जी सर, मैं बॉस से बात करके आपको अपडेट करता हूं। इधर शनाया जब कॉलेज जाने के लिए निकलने वाली होती है तो उसे राज कहीं नहीं दिखता है। ये देखकर वो माँ से कहती है भाई हमसे पहले ही चले गए क्या? इस पर वीना जी कहती हैं नहीं बेटा, वो 3 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गया है, तुम्हारे डैड ने किसी काम से भेजा है। ये सुनकर शनाया मायूस हो जाती है और कहती है आने दो भाई को, मैं बताती हूँ, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। ये सुनकर मालती जी कहती हैं बेटा वो गया था तुम्हारे कमरे में मगर तुम सो रही थी इसलिए वो बस तुम्हें देखकर चला गया। फिर शनाया बेचारी सी शक्ल बनाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी नजर काजल पर पड़ती है जो गाड़ी से निकल रही थी। तो शनाया वहीं रुक जाती है और जब काजल उसके पास आती है तो शनाया गुड मॉर्निंग भाभी कहती है तो काजल भी जवाब देती है। फिर वो शनाया का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है अब मेरी स्वीटहार्ट को क्या हो गया? इस पर शनाया कहती है भाभी मेरी बात सुन के आपके चेहरे का रंग भी उतर जाएगा। फिर वो इधर उधर देखकर कहती है राज कहाँ है? तब शनाया कहती है भाई 3 दिन हमारे साथ नहीं हो गए। इस पर काजल कहती है मगर क्यों? तो शनाया कहती है डैड ने कंपनी के काम से भाई को इस शहर से बाहर भेजा है। ये सुनकर काजल का चेहरा भी उदास हो जाता है और कहती है उसने मुझे बताया भी नहीं, आने दो उसे तब बताती हूँ। तब शनाया कहती है हाँ भाभी, हम दोनों मिलकर उन्हें सबक सिखाएंगे। और इतना बोल वो दोनों बुझे मन से अपने क्लास की ओर बढ़ जाते हैं। आखिर महेश सेन राज से मिलने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या राज ईगल गैंग को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? और क्या करेगी काजल राज के साथ जब वो आएगा? जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। 54 शनाया के साथ जबरदस्ती। अब आगे, जब शनाया अपने क्लास में इंटर होने वाली होती है तो आदित्य उसे अकेले आते देखकर कहता है राज कहाँ? इस पर शनाया कहती है भाई किसी काम से बाहर गए हैं। फिर वो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे आज की क्लास खत्म हो जाती है तो शनाया अपने घर जाने के लिए निकलती है और वो कॉलेज से थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ कर लिया। ये देखकर शनाया पीछे मुड़ती है तो डर जाती है क्योंकि उसका हाथ रोहन ने पकड़ा था। ये देखकर शनाया चिल्लाने ही वाली थी कि रोहन ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे दीवार से लगा दिया जिससे शनाया को कहीं भागने का मौका नहीं मिला। तब आदित्य कहता है क्या सोचा है मेरे ऑफर के बारे में? एक रात मेरे साथ गुजार लो, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। ये सुनकर शनाया को गुस्सा आता है और रोहन जिस हाथ से शनाया का मुंह बंद किया था उस पर काट लेती है। काटने से रोहन के हाथ से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो गुस्से में शनाया को एक चांटा गाल पर मार देता है और उसका मुंह फिर से बंद कर देता है। इससे शनाया चिल्ला नहीं पाती मगर दर्द के कारण उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद रोहन कहता है तुमने उस फटीचर राजवीर में क्या देखा जो हमेशा उसके साथ चिपकी रहती हो, और तुमने मुझे काटा, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं बस तुम देखो। इतना बोल वो उसे खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा और शनाया छुटने की कोशिश करने लगी पर कोई फायदा नहीं हुआ। रोहन जब शनाया को अपनी गाड़ी में बिठाने ही वाला था कि किसी ने उसके फेस पर एक मुक्का मारा जिससे रोहन मून के बल नीचे गिर पड़ा और शनाया भी गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। ये विक्टर था जो हमेशा शनाया पर नजर रखता था। फिर उसने कहा आप ठीक तो हैं मैडम जी? ये सुनकर शनाया अपने आंसू पोंछते हुए हाँ कहती है। तभी रोहन भी उठ जाता है और कहता है तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो विक्टर को मारने के लिए उसके मुंह की तरफ एक मुक्का, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि विक्टर ने उसका हाथ पकड़कर उसके पीठ से लगा दिया और बोला अगर दोबारा कभी तुम्हें मैडम जी के आसपास भी देखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? ये सुनकर रोहन थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर वो हिम्मत करके कहता है ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं।
जब मेरे डैड को पता चला ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इस पर विक्टर कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बाप से जल्द ही मुलाकात होगी और वो दिन तुम्हारे परिवार के लिए आखिरी दिन होगा। इतना बोल वो रोहन को छोड़ देता है और वो फिर से जमीन पर गिर जाता है। फिर रोहन वहां से तुरंत भाग जाता है। तब विक्टर कहता है मैम आप यहाँ बैठिए और वो शनाया को एक बेंच पर बिठा देता है। तब शनाया कहती है शुक्रिया आपका जो आपने मेरी मदद की। तब विक्टर कहता है कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। जब वो जाने लगता है तब शनाया कहती है मेरे पास है और वो पानी पीने लगती है। इसके बाद विक्टर कहता है आप इधर सुनसान रास्ते पर क्यों जा रही थी। इस पर शनाया कहती है मैं पीछे वाले मार्केट जा रही थी मगर रास्ते में ये मिल गया। तब वो कहता है आप अकेली क्यों जा रही थी, आपके साथ कोई नहीं था। इस पर शनाया कहती है मैं भाई के साथ आती जाती हूँ मगर आज भाई नहीं थे और मुझे वहां से कुछ लेना था इसलिए। तब विक्टर कहता है ठीक है आप रिलैक्स हो जाए। फिर विक्टर साइड में जाकर राघवन को फोन करके कहता है तुम कहाँ हो। तब वो कहता है मैं अभी कॉलेज के पास ही हूँ, मैम को घर लेकर जा रहा हूँ। इस पर विक्टर कहता है तुम पीछे वाले रास्ते से मैम को घर लेकर जाओ। तब वो कहता है क्यों। तब विक्टर उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर राघवन की गुस्से में मुट्ठी स्टीयरिंग पर कस जाती है और वो तेजी से गाड़ी को पीछे के रास्ते पर मोड़ता है। तब काजल अचानक ऐसे होने से वो सीट से टकराने वाली थी कि किसी तरह उसने अपने आप को बैलेंस किया। फिर वो कहती है आराम से चलाए, अभी मुझे चोट लग जाती तो। तब राघवन कहता है सॉरी मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर काजल कहती है आपने इस रास्ते पर गाड़ी क्यों मोड़ी है। तब राघवन कहता है मैम आप खुद ही देख लेना। फिर वो विक्टर की बताई जगह पर आता है। जब काजल बाहर देखती है तो वो शनाया को वहां बैठे हुए देखती है तो वो उसके पास जाकर कहती है शनाया बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना। जब शनाया को जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है तो वो अपना चेहरा पकड़ती है और जब उसकी नजर काजल पर पड़ती है तो वो उठकर उसके गले लगकर रोने लगती है। तब काजल कहती है क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो। मगर शनाया तो सिर्फ रो रही थी। फिर काजल उसे चुप करवाती है और उसे अपने गाड़ी में बैठा देती है। फिर वो राघवन को देखकर कहती है आपको कैसे पता चला कि शनाया यहाँ है। तब वो विक्टर की तरफ इशारा करके कहता है इसने बताया। तब काजल विक्टर को देखकर कहती है तुम तो वही हो ना जो हॉस्पिटल में थे। इस पर विक्टर कहता है जी मैम, और जब मैं इधर से जा रहा था तो एक लड़का इस मैम के साथ जबरदस्ती कर रहा था इसलिए मैंने उसे मारकर भगा दिया। फिर मुझे याद आया कि ये तो आपसे मिलने हॉस्पिटल आई थी इसलिए मैंने राघवन को फोन कर दिया ताकि वो आपको यहाँ लेकर आए। ये सुनकर काजल ने कहा आपका धन्यवाद जो आपने शनाया की मदद की। फिर वो राघवन को देखकर कहती है आप हमें शनाया के घर लेकर चलिए। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ जाती है और शनाया को अपने गले से लगाकर कहती है कौन था वो। तब शनाया कहती है मैं उसका नाम नहीं जानती मगर वो हमारे कॉलेज का सीनियर राहुल है ना, ये उसी के साथ होता है। तब काजल अपने मोबाइल से फोटो निकाल कर दिखाती है। तब शनाया एक को पहचान कर कहती है हाँ यही था वो। ये सुनकर काजल को बहुत गुस्सा आता है मगर फिलहाल वो शनाया को रिलैक्स करने पर ध्यान देती है। फिर कुछ देर बाद काजल शनाया के घर के गेट पर होती है तो राघवन कहता है मैम क्या अंदर चलना है। तो काजल हाँ कहती है। फिर राघवन गाड़ी घर के अंदर ले जाता है। गाड़ी की आवाज सुनकर वीना जी और मालती जी बाहर आती हैं तो वो काजल को वहां देखकर खुश हो जाती है और वो दोनों कहती हैं बेटा आप आए हो। तो इस पर काजल कहती है जी माँ। फिर शनाया गाड़ी से निकलती है तो मालती जी उसे देखकर कहती है तुम्हें क्या हुआ है बेटा और तुम रो क्यों रही हो। तब काजल कहती है माँ पहले अंदर चलते हैं तब बात करते हैं। फिर वो चारों घर के अंदर आ जाते हैं। जब राज को इन सब बातों का पता चलेगा तब क्या होगा, क्या करेगा रोहन के साथ, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी कहानी प्रस्तुत कर सकें। 55 काजल राज के घर में। अब आगे काजल सभी के साथ अंदर आ गई। उसके बाद सभी सोफे पर बैठ गए। तभी वहां रंजीत जी भी आ गए और काजल से कहा अरे बेटा तुम आए हो। इस पर काजल ने कहा जी पापा। फिर उसकी नजर शनाया पर गई जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। ये देखकर वो शनाया के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा तुम इस हालत में। ये सुनकर शनाया नहीं चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो उनके गले लगकर रोने लगी। ये देखकर वो थोड़ा बेचैन हो गए और शनाया को चुप करवाने लगे। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुई। तब रंजीत ने कहा क्या हुआ है बेटा। तब शनाया सब बताने लगी। जैसे जैसे सब सुन रहे थे रंजीत जी का गुस्सा बढ़ने लगा। जब शनाया ने सब कुछ बता दिया तब रंजीत ने कहा तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी मैं देख लूंगा। तब शनाया अपने कमरे में चली गई। उसके बाद वो काजल की तरफ देखकर बोले बेटा आज तुम काजल के पास रुक जाओ। ये सुनकर काजल कहती है जी पापा और वो वहां से शनाया के पीछे चली गई। उसके जाने के बाद मालती जी ने चाहते हुए भी रोने लगी। तब वीना जी ने कहा आप शांत हो जाए रंजीत, ये सब ठीक कर देंगे। तब मालती जी ने कहा मैं क्या करूं दीदी, आए दिन कोई ना कोई शनाया को परेशान करता रहता है। ये सुनकर रंजीत ने कहा आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद शनाया को कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वो वहां से गार्डन में आ गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद राज को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर वो वहां से अपने रूम में चले गए।
उधर काजल शनाया के रूम में आ गई और उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, बेबी तुम्हारा कमरा तो काफी आलीशान है। वाओ काश मेरा भी इतना आलीशान होता। इस पर शनाया थोड़ा हंस देती है और कहती है, भाभी कुछ समय बाद यहाँ का सबसे बढ़िया कमरा आपका होगा। ये सुनकर काजल कहती है, क्या राज का कमरा इससे भी अच्छा है? तब शनाया कहती है, चलो मैं आपको उनके कमरे में लेकर चलती हूँ। तो काजल उसके पीछे चलने लगी। फिर काजल राज को कमरे को गौर से देखने लगी और वो उस रूम का डेकोरेशन देखने लगी और शनाया से कहा, वाह क्या बात है बेबी, ये कमरा तो सचमुच औसम है। तभी वहां मालती जी आ जाती है और कहती है, चलो बेटा डिनर करते हैं। फिर वो काजल की तरफ देखकर कहा, बेटा क्या तुमने घर पर बता दिया है? तब काजल कहती है, माँ मैं तो भूल ही गई, आप दोनों जाए, मैं माँ को फोन करके आती हूँ। फिर वो दोनों वहां से बाहर निकल गए। तब काजल ने अपनी माँ को फोन किया। उनके फोन उठाते ही काजल ने कहा, माँ मैं आज राज के घर पर ही रहूंगी। तब दीप्ति जी ने कहा, पर तुम वहां क्यों रुकना चाहती हो? तब काजल ने कहा, वो शनाया ने जिद की इसलिए मैं आ गई। तब वो बोले ठीक है। फिर उन्होंने फोन रख दिया। उसके बाद वो डाइनिंग एरिया में आ गई जहां सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। फिर वो सभी के साथ बैठ गई। तब वीना जी ने कहा, बेटा क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? तब काजल ने कहा, अरे माँ आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तब वीना जी ने कहा, तुम्हें राज पसंद कैसे आया? तब काजल कहती है, क्या मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए था? तब वो कहते हैं, अरे बेटा ऐसी बात नहीं, बात यह है कि राज ने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तो दूर उसने बात तक नहीं करता था। फिर वो तुम्हारे साथ इतना सीरियस है, बस इसीलिए जानना चाहता हूं। तब काजल ने राज से कॉलेज से लेकर हॉस्पिटल तक सारी बात बता दी। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, फिर जोर से हंसने लगे। फिर रंजीत ने कहा, कोई किन इतना बोल वो चुप हो गए। तब काजल ने कहा, पापा आप कुछ कह रहे थे? तब रंजीत कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, हम अब खाना खाते हैं। फिर सब लोग अपना खाना खत्म कर लिया। उसके बाद सभी लोग अपने कमरे में जाने लगे। तब काजल ने मालती जी से कहा, माँ आप राज के बारे में बताइए। तब उन्होंने कहा, चलो मेरे कमरे में। फिर वो दोनों वहां से मालती जी के कमरे में आ गए। फिर मालती जी एक एल्बम निकालते हुए कहा, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि जब वो 10 साल का था तब वो अपने पिता के साथ चला गया था। फिर वो बेड पर बैठ गई और काजल को बैठने को कहा। तभी वहां शनाया और वीना भी आ गए और वीना के हाथ में भी एक फोटो एल्बम था। फिर मालती जी अपना एल्बम दिखाने लगी और एक फोटो को दिखाते हुए कहा, जब ये 1 साल का था तब का है। काजल उस फोटो को देखकर कहती है, क्या सच में ये राज की फोटो है? ये कितना क्यूट लग रहा है अभी, और ये फोटो दोनों में आसमान जमीन का फर्क था। वो इसी तरह सभी फोटो देखने लगी और मालती जी उसे हर एक फोटो का मतलब समझाने लगी। सभी लोग फोटो को देखकर कभी हंसते तो कभी मालती जी की बातें सुनते। फिर वीना जी भी ने अपना एल्बम दिखाने लगी। तब काजल ने राज के साथ एक लड़के को देखा। तब वो वीना जी से कहा, माँ ये कौन है? तब वीना जी ने कहा, ये मेरा बेटा है। तब काजल ने कहा, अब वो कहाँ है? तब वीना जी की आंखें थोड़ी नम हो गई और उन्होंने कहा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तब काजल कहती है, क्या? तो वीना जी कहते हैं, उसने अपनी जान से ज्यादा अपनी दोस्ती को महत्व दिया और राज को बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दिया और दोस्ती की मिसाल कायम किया है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद सभी लोग अपने कमरे में जाने लगे। तब शनाया काजल के साथ चलती हुई बोली, भाभी आप मेरे कमरे में या भाई के कमरे में सोने जाएंगे? तब काजल कुछ सोचते हुए कहती है, मैं राज के कमरे में। तब शनाया अपने कमरे में और काजल राज के कमरे में। वो वहां जाकर बेड पर आ जाती है और पूरे बेड पर फैल जाती है और राज की खुशबू महसूस करने लगी और उसने कहा, तुम कब आओगे? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। फिर वो सोने की कोशिश करने लगी। वहीं राज अभी प्लेन में था। तभी उसके केबिन पर नॉक हुआ। तब राज ने कहा, अंदर आ जाओ। तब पांडियन ने कहा, सर हम लोग सुबह उतर जाएंगे। फिर उसने कहा, चलिए कुछ खा लीजिए। तब राज ने कहा, ठीक है। फिर वो खाने के बाद अपने कमरे में आ गया, पर उसे कुछ खाली लग रहा था। फिर उसने अपना फोन देखा तो वो बंद था। तो उसने फोन खोला, उसमें काफी मिस्ड कॉल थे जिसमें उसे घर के हर एक आदमी का फोन आया था। फिर उसने टाइम देखा तो कुछ सोचकर उसने काजल का नंबर डायल किया। इधर काजल जो सोने की कोशिश कर रही थी, अचानक फोन के रिंग से उसका ध्यान टूटा और वो फोन देखने लगी। उस पर राज का नाम शो हो रहा था तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, मगर उसने फोन नहीं उठाया और फोन कट गया। राज ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बदला ले रही हो? उसने फिर से फोन लगाया और कुछ रिंग जाने के बाद काजल ने फोन उठाया। तब राज ने कहा, कैसी हो? तब काजल ने गुस्से में कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, तुम मुझे बिना बताए चले गए। तब राज ने कहा, सॉरी वो बताने का समय नहीं मिला और फोन भी बंद था जिस वजह से तुम्हें बता नहीं पाया। फिर उसने कहा, अभी क्या कर रही हो? तब काजल, गैस करो मैं कहाँ हूँ? तब राज कहता है, तुम अपने कमरे में हो और कहाँ होगी? तब काजल कहती है, रुको। फिर वो वीडियो कॉल कर देती है। तब काजल उसे अपना रूम दिखाती है। तब राज कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तब वो कहती है, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकती? तब राज ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। तब काजल कहती है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर वो दोनों बातें करने लगे। फिर दोनों ही बात करने के बाद सुकून से सो गए। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या राज अपना काम ठीक से कर पाएगा? और क्या होगा जब राज को शनाया के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलेगा? सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ें ये कहानी।
और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको एक अच्छी और रोमांचक कहानी लिख सकूं। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर।